आज जो टॉपिक हमारा डेटाबेस में है कनकरेंसी कंट्रोल इन डेटाबेस। तो कनकरेंट करेंसी इन कंट्रोल डेटाबेस कुछ मैंने इंट्रोडक्शन पिछली क्लास में दिया था। तो कनकरेंसी कंट्रोल जो हमारे पास है, ट्रांजेक्शन्स पर जो होने वाले ऑपरेशंस का जो कलेक्शन है वो हमारा क्या कहलाता है, कनकरेंसी कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, ट्रांजेक्शन जो हमारे पास जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन, वो सदैव कैसे होते हैं, एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। और कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि ट्रांजेक्शन्स का एक पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो डेटाबेस में इनकंसिस्टेंसी स्टेट आ जाती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई एक पार्ट, मान लो अपडेट की क्वेरी दी और अपडेट की क्वेरी के साथ साथ हमने इंसर्ट की क्वेरी भी चला दी, तो एक पार्ट तो एग्जीक्यूट हुआ, एक पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यार हमारा पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। तो अपन ऐसे बोलते हैं कि डेटाबेस में कौन सी स्टेट आ गई, इनकंसिस्टेंसी स्टेट आ जाती है। तो जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए नहीं होता। अगर यह सिचुएशन आती है तो हमारे डेटाबेस में इनकंसिस्टेंस हो जाता है। तथा अन्य सिचुएशन भी हो सकती है कि हमने दो या दो से अधिक ट्रांजेक्शन एक साथ किए, हमने साइमल्टेनियसली एक साथ चलाए, यानी हमने आपको बताया एक ही डेटा को दो लोग एक समय में एक्सेस करने लगे, तो भी हमारे डेटाबेस की कौन सी स्टेट आ जाती है, इनकंसिस्टेंसी स्टेट आ जाती है। या कभी कभी हमारे पास ऐसी कंडीशन, तो अब ये आजकल कॉमन बात हो गई। अब के डेटाबेस जो रिसोर्स, जैसे हमारे पास टेबल से मल्टीपल यूज़र अगर एक्सेस करते हैं, जैसे हमारे पास किसी टेबल्स को मल्टीपल यूज़र्स क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो कई जो हमारे पास यूज़र्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझ आते हैं, जैसे हमारे पास मान लो टेबल में एक रिकॉर्ड एक्स है और एक यूज़र ए है, उसने इस पे अगर इंसर्ट क्वेरी चलाई और एक यूज़र हमारे पास इसने अपडेट की, तो इसमें क्या होगी, डेटाबेस जो टेबल हमारे पास एक समय में मल्टीपल लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो इसकी इनकंसिस्टेंट स्टेट आ जाती है। मतलब ऐसी स्टेट आ जाएगी इसमें समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा काम करें, कौन से यूज़र की क्वेरी पहले एग्जीक्यूट करें, किसकी बाद में करें। तो ऐसी तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमने क्या बोला कि एक रिसोर्स पर मल्टीपल यूजर्स कार्य कर सकते हैं। कई यूजर एक्सेस ऑपरेशंस, अपडेट ऑपरेशन एक ही टेबल पर, एक ही आइटम पर, एक ही समय पर कर सकते हैं। क्लियर? कैसे हमने बोला कि मल्टीपल यूजर डेटाबेस के क्या कर सकते हैं, एक ही समय पर, एक ही टेबल पर, एक ही डेटा पर मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो और जो एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट होता है, जैसे हमारे डीबीएमएस में रिसोर्स एक ही समय में एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो इसे कंकरेंट एग्जीक्यूशन कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, कंकरेंट एग्जीक्यूशन कहते हैं, कंकरेंसी कंट्रोल कहते हैं। जब एक ही समय में एक ही डेटा पर मल्टीपल यूजर एक साथ काम करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को अपन क्या बोलते हैं, कंकरेंट एग्जीक्यूशन भी कहते हैं। क्लियर? यह जिससे हमारे पास क्या होता है, जिससे हमारे पास सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है या डेटाबेस की जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हम उस पर मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। क्लियर? क्या करते हैं, मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। अब हमारे पास देखिए इससे क्या होता है, लेकिन इसी समय अब जैसे एक प्रॉब्लम हमारे पास क्या आती है कि डीबीएमएस की इन्हें परफॉर्मेंस क्या होती है, लेकिन इसी समय पर एक ही डेटा बस पर या डेटा पर कंकरेंट एग्जीक्यूशन होता है। क्या होता है, कंकरेंट एग्जीक्यूशन होता है, तो डेटाबेस की कौन सी स्टेट आ जाती है, इनकंसिस्टेंसी स्टेट आ जाती है। डेटाबेस में कंकरेंसी मल्टीपल यूजर इन्वायरमेंट में काम करता है, किसमें काम करता है, मल्टीपल इन्वायरमेंट में काम करता है। और तो ट्रांजेक्शन को कंकरेंटली एग्जीक्यूट करने के तरह उनको कंट्रोल किया जाता है। डेटाबेस की कंकरेंसी कंट्रोल करने के लिए हम तीन प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं। कितने प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं, थ्री टाइप्स के प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटोकॉल्स का, ठीक, तो क्या करते हैं, प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं। अब देखिए एग्जांपल्स यहाँ पे, जैसे हमारे पास अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स हैं। तो जो तीन प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं कंकरेंसी कंट्रोल को यूज़ करने के, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल, टाइम स्टैम्प और वैलिडेशन प्रोटोकॉल्स, ये तीन टाइप के प्रोटोकॉल्स हमारे पास यूज़ होते हैं, जिसमें हम एक साथ मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इनका यूज़ करते हैं। तो पहला हमारे पास जो है वो लॉग्ड बेस्ड प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल है, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब देखिए लॉग्ड जो हमारे पास लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल है, इसका काम क्या होता है कि मल्टी यूजर इन्वायरमेंट में हम जब ट्रांजेक्शन्स पर एक रिक्वायर्ड पब्लिक एरिया में रखा होता है, कहाँ रखा होता है, एक पब्लिक एरिया में रखा होता है, तो अपन क्या करते हैं, उसको अपन एक्सेस करते हैं। क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। माना हम फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि ट्रांजेक्शन्स के लिए एक डेटा अपडेट होता है। क्या होता है, डेटा अपडेट होता है। और किसी ट्रांजेक्शन्स के लिए एक्सेस करने के लिए
इमीडिएट ये लॉक चल जाता है। जैसे हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आपको समझाते हैं। जैसे हमारे पास हमने यहाँ पे एक एक्स डेटा है, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र ए है और एक यूज़र बी। अगर इसने रिक्वेस्ट दी कि इसमें हमें कोई अपडेशन करना है तो अपडेशन चल रहा है। बी ने कहा हमें कि इसका रिकॉर्ड हमें क्या करना है, रिट्रीव करना है, या हमें मान लो इसमें क्या करना है, इंसर्ट करना है कुछ। तो जैसे ही हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ही ये पहले गया तो इसने यहाँ पे क्या लगा दिया, लॉक लगा दिया। तो जब लॉक लगा दिया तो दूसरा पर्सन तब तक एग्जीक्यूट नहीं कर सकता इस डेटा को, तब तक एक्सेस नहीं कर सकता जब तक इसका काम ए का काम कंप्लीट नहीं हो जाता, ए का काम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लॉक एक वेरिएबल है जो डेटा आइटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। किसके साथ जुड़ा, यह लॉक ये दर्शाता है कि ऑपरेशंस डेटा आइटम पर क्रिया क्या कर रहा है, क्रिया किया जा रहा है तथा कोई अन्य उसमें एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता, एक साथ सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर। सभी लॉक क्या करते हैं, कंप्यूटर कंट्रोल यानी मैनेजमेंट डेटा को मैनेजमेंट करते हैं। लॉक अनुरोध किए जाने के बाद ही लेन देन आगे बढ़ाता है। अगर लॉक जब रिलीज करता है यानी इसने क्या किया, इसको लॉक कर दिया डेटा को, और जब ये इसको डेटा को रिलीज करेगा तभी दूसरा पर्सन इसमें जा सकता है, नहीं तो इसमें पर्सन नहीं जा सकता। क्लियर, यानी ये क्या होगी, लॉक प्रक्रिया। अब जैसे इसमें एक एग्जाम्पल और समझाते हैं कि हमने क्या इमीडिएट लॉक, या दूसरा ट्रांजैक्शन सेम डेटा को रीड करने की कोशिश करता है। अगर सेम डेटा को हमने क्या बोला कि अगर इसने अपडेट करने की क्वेरी दी तो इसने क्या कर दिया, यहाँ से इसको लॉक कर दिया। और अगर इस बी इसको क्या करने की कोशिश करता है, रीड करने की कोशिश करता है, तो यह क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट रिक्वेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, अटेम्प्ट रिक्वेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर आपके फ़ोन पर एक कॉल आ रही है और आप किसी से कॉल कर रहे हैं तो क्या आपको कॉल आ रही है बता रहा है, पर आप उस कॉल को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आप दूसरे से काम कर रहे हैं। इस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, लॉक फीचर्स लगा। अगर आप उसकी कॉल को काट के रिसीव कर सकते हैं, उसकी कॉल को होल्ड कर सकते हैं, पर आप एक साथ दो लोगों से काम नहीं कर सकते हैं, दो लोगों से बात नहीं कर सकते, या फिर आप क्या करें, कॉन्फ्रेंसिंग करें, तो वो आप पॉसिबल है। पर एक समय में आप एक ही सादा यूजर से बात नहीं कर सकते हैं, तो क्योंकि एक ट्रांजैक्शन आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि उसमें कौन सा फीचर लगा। और जैसे ही आप कॉल करेंगे दूसरी कॉल आपकी, तो वो कॉल यानी वो रिक्वेस्ट आपकी किस में चली जाती है, वेटिंग में चली जाती है। किस में चली जाती है, वेटिंग में। तो बेसिक कंकरेंसी कंट्रोल में जो हमारे पास लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल है, वो लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल क्या करता है, जैसे किसी डेटा यूजर ने उस डेटा के लिए क्या किया है, परमिशन दी, डेटा को एग्जीक्यूशन कराया हुआ है, तो अगर आपका पहला वाला ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको वो उतनी देर के लिए क्या कर देगा, लॉक कर देगा। दूसरा डेटा उस पर यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता। वो किस में चला जाता है, आपका क्यू में चला जाता है। किस में चला जाता है, क्यू में चला जाता है। क्लियर। और दूसरा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन दोबारा बिगनिंग से स्टार्ट होती है, और ये तब तक लॉक को फाइंड करता है जबकि दोबारा लॉक उस प्रोसेस को क्या नहीं कर देता, रिलीज नहीं कर सकता। ठीक है। अब देखिए लॉकिंग फीचर्स में, देखिए इसमें एक प्रॉब्लम हमारे पास लॉकिंग फीचर्स में ये आती है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल में, कि लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल में हमारे पास क्या आता है कि इसमें हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। क्या लग जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल में अपन क्या करते हैं कि दो टाइप के लॉग यूज़ करते हैं। कौन कौन से लॉग यूज़ करते हैं अपन, DML लॉग यूज़ करते हैं, और एक यूज़ करते हैं DDL लॉग। क्या यूज़ करते हैं, DDL लॉग और DML लॉग। अब देखिए DDL लॉग का मतलब आप लोग जानते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट्स। तो टेबल्स या इंडेक्सेस आप डिफाइन करते हैं या अल्टर करते हैं, तो DDL लॉग का मुख्य उद्देश्य है कि DBA क्या करता है, आप इसमें क्या करेंगे, कोई टेबल्स डिज़ाइन करेंगे, कोई इंडेक्सिंग डिफाइन करेंगे, या किसी टेबल को अल्टर करेंगे। तो DDL लॉग का मुख्य कार्य क्या है कि जब DBA अन्य कोई यूज़र टेबल की डेफिनेशन में कोई बदलाव कर रहा है, कोई डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो डेफिनेशन जब चेंज कर रहा है तो डेटाबेस की एक्सेस को ये क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है। एक्सेस को क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है। इसलिए DDL लॉग्स डेटाबेस स्ट्रक्चर को लॉक कर देता है। क्या कर देता है, डेटाबेस स्ट्रक्चर के उसको क्या कर देता है, ये लॉक कर देता है, डेटाबेस स्ट्रक्चर को लॉक कर देता है। तो डेटाबेस स्ट्रक्चर को प्रिवेंट कर लॉक कर देता है, और जिन टेबल्स को अल्टर किया जाना है, जिस टेबल को मॉडिफाई किया जाना है, उन्हें डेटाबेस अल्टरेशन ऑपरेशन से पहले लॉक कर देता है। क्या कर देता है, लॉक कर देता है।
और डेफिनेशन में ज़रूरी चेंजेस होने के बाद ही लॉक को रिलीज करता है और कोई दूसरा यूज़र डेटाबेस को बाद में उसको एक्सेस कर पाता। अगर डेटाबेस स्ट्रक्चर में कोई चेंज कर रहा है डीबीए, तो उस समय वो किसी के लिए अवेलेबल नहीं। उन्होंने कौन सा लॉक लगा दिया? डीडीएल लॉक लगा दिया, क्योंकि डेटा की डेफिनेशन में क्या चल रहा है? चेंजेस चल रहे हैं, इसलिए आप इस टाइप पे कोई काम नहीं कर सकते। अगर आपने यहीं पर डीएमएल लॉक यूज़ किया, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज़ की, तो डेटा मैनिपुलेशन आपको मालूम है कि डेटाबेस क्वेरी करना, डेटा में चेंजेस करना में काम आती है। तो डेटाबेस की इनकंसिस्टेंसी को प्रिवेंट करने के लिए डीडीएल जो डीएमएल हमारे पास लॉक्स हैं, यदि यूज़र के लिए सेम डेटा को सेम टाइम पर चेंज करने की कोशिश करते हैं तो डेटाबेस में इनकंसिस्टेंट स्टेट आ जाती है। जैसे मान लो एक एक्स डेटा है और इसमें वाई यूज़र है, जेड यूज़र, दोनों इसको अपडेट करने की एक साथ कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी आ जाएगी? इनकंसिस्टेंट स्टेट आ, डेडलॉक की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, जो डीएमएल लॉक्स है, इन डीएमएल लॉक्स को दो पार्ट कैटेगरी में डिवाइड किया। डीएमएल लॉक्स को कितनी कैटेगरी में बना दिया? दो कैटेगरी में उन्होंने डाल दिया। क्या कि एक तो उन्होंने टेबल लॉक बता दिया और एक टेबल लॉक, कौन सा लॉक? टेबल लॉक। एक टेबल लॉक होता है और एक हमारे पास रो लॉक होता है। अब देखिए समझे, टेबल लॉक काम तब आता है जब यूज़र संपूर्ण टेबल में यूज़र के लिए लॉक हो जाती है। या जिस इस टेबल हमारे पास है मान लीजिए एमपी, और इस टेबल में अगर आपको पूरी टेबल में चेंजेस करना है तो आपका कौन सा लॉक काम करेगा? टेबल लॉक, यानी दूसरी यूज़र के लिए टेबल अवेलेबल नहीं होगी। अगर सेम टाइम पर कोई अन्य यूज़र उस डेटा को एक्सेस करेगा तो नहीं कर सकता। पर रो लॉक का काम क्या है? जैसे मान लो रो लॉक का काम क्या है, जैसे हमारे पास एक्स पड़ा है हुआ, वाई पड़ा है और जेड, 3 रिकॉर्ड्स पड़े हैं। पर अगर रो लॉक में क्या है कि सिर्फ उसको एक एक्स वाले डेटा को अपडेट करना है, तो सिर्फ इसी रो को वो क्या करेगा? लॉक करेगा। बाकी अगर किसी को वाई एक्सेस करना है, जेड एक्सेस करना है, उनके लिए ये दोनों क्या होंगे? फ्री होंगे, इन पे वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ़ायदा क्या हो रहा है कि एक साथ मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर पा रहे हैं, पर सेम डेटा को नहीं, पर अलग जो वाई जेड हमारे पास है इनको वो एक्सेस कर पा रहा है। ये हमारे पास किसका काम होता है? रो लॉक का और टेबल लॉक का। तो रो लॉक में क्या होता है, जो सिलेक्टेड रोज है जिन पे हमें काम करना वही रो लॉक होती है, बाकी टेबल पूरी फ्री होती है, उस पर दूसरा यूज़र कोई रो फ्री होती है, उन पर कोई दूसरा यूज़र काम कर सकता है। ठीक है, और टेबल लॉक में क्या होता है कि यूज़र्स के लिए पूरी टेबल आपकी क्या हो जाती है? लॉक हो जाती है। उस कंडीशन में कोई दूसरा यूज़र उस पर काम नहीं कर सकता। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया? ठीक, इसको मैं भेज दूंगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, डेडलॉक इसमें देखिए एक कंडीशन होती है। डेडलॉक क्या होता है कि हमने इनकंसिस्टेंट स्टेट, जब कंप्यूटर ना समझ पाए कि किसको पहले करना, किसको एग्जीक्यूट करना, तो कुछ देर के लिए हैंग हो जाता है। हैंग मतलब एक डेडलॉक की कंडीशन बन जाती है। क्लियर? अब हमारे पास है, इसको पढ़ लीजिएगा, सेटलाइज P2L। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइम बेस्ड प्रोटोकॉल इन डीबीएमएस। कौन सा प्रोटोकॉल? टाइम बेस्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, तो टाइम बेस्ड प्रोटोकॉल देखिए, समझिए। लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल में ट्रांजैक्शंस का क्या होता है? ऑप्टेंट लॉक्स ऑर्डर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? ऑप्टेंट लॉक ऑर्डर में किया जाता है। और ऐसे ट्रांजैक्शंस जो ऑप्टेंट लॉक ऑर्डर में किया जाता है, ऐसे ट्रांजैक्शन कंकरेंटली एग्जीक्यूट होते हैं। अटेम्प्ट लॉक मतलब जो फ्री होते हैं उनको अपन कर देते हैं। ठीक है, और बाकी लोगों को ये करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। और लेकिन उनके लॉकिंग रिजल्ट ट्रांजैक्शन में सीरियल ऑर्डर में किए जाते हैं। जैसे हमने एक के बाद एक किया तो उन्होंने एक्स को पहले एग्जीक्यूट किया, फिर वाई को एग्जीक्यूट, जेड, एक सीरियल में चलते रहे। ठीक है, पर जो टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल है ये जस्ट उल्टा होता है। इसका उल्टा होता है, जस्ट उल्टा होता है। ये क्या है? इसका अर्थ है कि ट्रांजैक्शन का जो एग्जीक्यूशन ट्रांजैक्शन में है, मान लो हमारे पास एक P1 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4,
इस टाइप के हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस है। क्या है? मल्टीपल प्रोसेस, यानी जस्ट लाइक इनको हम मान लें ट्रांजेक्शन्स। तो इन ट्रांजेक्शन्स के टाइम पर एक हम अटैच टाइम स्टेप देते हैं। क्या देते हैं? अटैच टाइम, यानी इनका टाइम, इसका टाइम, इसका टाइम, इसका टाइम, यानी इनमें कितना टाइम लगेगा, एक अटैच टाइम देते हैं। प्रत्येक ट्रांजेक्शन अपने एग्जीक्यूशन के दौरान स्टार्टअप समय में ही एक अटैच टाइम यानी टीएस असाइन करता है। क्या असाइन करता है? टीएस, टाइम स्टैम्प। क्लियर? असाइन करता है। जो अब जैसे फॉर एग्जांपल अपन क्या करते हैं, जैसे क्या होता है एक तरीका, कभी कभी अपन क्या करते हैं, जो छोटी प्रोसेस होती है उनको जल्दी एग्जीक्यूट करते हैं, जो कम समय लेते हैं, और जो ज़्यादा समय लेते हैं उनको थोड़ा सा अपन वेट करा देते हैं, जिससे भीड़ खत्म होती है। तब कंप्यूटर एग्जीक्यूशन करके हमें टाइम जो हमारा बच जाए उनमें हम बड़ी प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो टाइम स्पेंड क्या करता है, जो मल्टी प्रोसेस हमारे पास जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन ट्रांजेक्शन में सब में क्या करता है, एक टाइम स्टैम्प अटेम्प्ट करते हैं। क्या करते हैं? टाइम अटैच कर देता है, जिसको अपन टीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीएस बोलते हैं। ठीक, क्लियर? तो ये हमारे पास क्या करते हैं, टाइम असाइन कर देता है। टाइम स्टैम्प जो हमारे पास जनरेट करने के दो मेथड्स होते हैं। क्या मेथड्स होते हैं? दो मेथड्स के थ्रू हम इसमें जनरेट करते हैं। कैसे जनरेट करते हैं? एक तो अपन सिस्टम के बेस पर प्रत्येक ट्रांजेक्शन का क्या असाइन किया जाता है, टाइम असाइन किया जाता है। सिस्टम के बेस पर अपन उसका क्या असाइन कर देते हैं, टाइम स्टैम्प असाइन कर देते हैं। और प्रत्येक ट्रांजेक्शन्स को हम टाइम देने के लिए एक शेड्यूलर का भी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? शेड्यूलर, जिसको अपन बोलते हैं काउंटर मेंटेन किया जाता है। क्या मेंटेन किया जाता है? काउंटर मेंटेन किया जाता है, यानी हर प्रोसेस को एक टाइम दे दिया और उस टाइम के उनको क्या करा दिया, एग्जीक्यूट करा दिया। ठीक है, अब देखिए ऊपर में दिए गए जो मेथड्स में हमारे पास जो शेड्यूलर मेथड्स, हमारे पास जो शेड्यूलर मेथड्स अपन यूज करते हैं, दो मेथड हमने बताया। एक तो अपन सिस्टम के टाइम से इनको बना सकते हैं। किसके टाइम से? सिस्टम के टाइम से। दूसरा अपने पास क्या, शेड्यूलर काउंटर, अपन क्या बना, शेड्यूलर काउंटर बना सकते हैं। तो जो शेड्यूलर काउंटर है उसके लिए अपन क्या करते हैं, टेबल मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं? टेबल मेंटेन करते हैं, जिसमें जो हमारे पास एक्टिव प्रोसेस होते हैं, जो एक्टिव प्रोसेस होते हैं, उन एक्टिव प्रोसेस के आधार पर एक्टिव प्रोसेस और उनके रिस्पेक्टिव टाइम स्पेंड रहते हैं। क्या कहते हैं? हर एक प्रोसेस रहती है, हमने आपको बताया कि जितनी प्रोसेस रहती है उनका सबका एग्जीक्यूशन टाइम रहता है। उन रिस्पेक्टिव टाइम स्टैम्प जो हमारे पास है, क्या टाइम स्टैम्प, जब रीड या राइट ऑपरेशंस के लिए ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट जाती है, जब इनके लिए अपन क्या, रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन के लिए किसके पास, सीपीयू के पास रिक्वेस्ट जाती है। क्या जाती है? रिक्वेस्ट जाती है। क्लियर? तो क्या करते हैं अपन, रिक्वेस्ट जाती है तो शेड्यूलर रिक्वेस्ट ग्रांट करता है और रिक्वेस्ट में टाइम स्टैम्प के अंदर उनको रोल बैक करता है। टाइम स्टैम्प के अंदर उनका क्या करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है वैलिडेशन। क्या है हमारे पास? वैलिडेशन बेस। कौन सा? वैलिडेशन बेस। जो वैलिडेशन बेस कंकरेंसी कंट्रोल है, एक ऑप्टोमिस्टिक तरीका है। कैसा तरीका? ऑप्टोमिस्टिक तरीका है। ठीक है, कौन सा तरीका? ऑप्टोमिस्टिक तरीका। मैं पूरा आपको बता दे रहा हूँ, आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से फिर क्लियर हो जाएंगी। वैलिडेशन बेस कंट्रोल तो ऑटोमिस्टिक तरीका है। यहाँ पे एक नॉन लॉकिंग प्रोटोकॉल, ये कैसा एक प्रोटोकॉल? नॉन लॉकिंग प्रोटोकॉल है, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल के समान है। किसके समान है? टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल के समान ही है। बस शेड्यूलर जो हमारे पास ट्रांजेक्शन में बिहेवियर को चेक करता है कि जिसमें ऑर्डरिंग को दिखता है। ऑर्डरिंग क्या है? जब हमारे पास जो टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल हमने बताया कि टाइम के अकॉर्डिंग एक सॉर्टिंग कर लेता है। जिसका टाइम कम है उनको एग्जीक्यूट करता है, जिनका टाइम ज़्यादा है उनके एक असेंडिंग ऑर्डर में उनको एग्जीक्यूट करता है। ऑर्डरिंग को दिखता है। टाइम स्टैम्प की ऑर्डरिंग को मेजर के रूप में न लेकर हम इसमें एक ट्रांजेक्शन वैलिडेशन फॉर्म चलाते हैं। किसमें चलाते हैं? जो हमारे पास वैलिडेशन कंट्रोल्स है, इसमें अपन क्या चलाते हैं, एक वैलिडेशन फॉर्म चलाते हैं। क्या चलाते हैं? वैलिडेशन फॉर्म चलाते हैं। क्या चलाते हैं? एक वैलिडेशन फॉर्म चलाते हैं सिस्टम के प्रत्येक ट्रांजेक्शन्स में। क्या चलाते हैं? प्रत्येक ट्रांजेक्शन्स में जो शेड्यूलर का डेटाबेस होता है, जो किसका डेटाबेस होता है, जो शेड्यूलर का डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस के रीडिंग और राइटिंग रेशियोज के बारे में ट्रांजेक्शन करता है। ठीक है, अगर हमारे पास है, क्लियर, तो रीड फेस वैलिडेशन आएगा अगर हम रीड कर रहे हैं, और हमारे पास कौन सा वैलिडेशन आता है? राइट फेस वैलिडेशन आता है। और इनके आधार पर हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं? रीड और राइट करते हैं। तो इसमें हमारे पास वैलिडेशन फॉर्म के आधार पर हम काम करते हैं। इसके आधार पर काम करते हैं
फॉर्म के आधार पर काम करते हैं। क्लियर? तो ये कुछ हमारे पास हम ट्रांजेक्शन्स हैं, इनको आपको भेज देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कनकरेंसी कंट्रोल्स, 100% एग्जाम पे आता है। तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको 100% इसमें समझ में आ जाएगा कि कनकरेंसी कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो आप फिर हमें बताएंगे जरूर। ठीक है, थैंक यू।